guys, welcome back you all. I think voice and all proper है and it's a time now we will start. एक बार मुझे confirm कर दो कि voice and all things are good and proper so that we will start. करें स्टार्ट फिर। गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि हमारा सारा सिलेबस हो गया है, तो उसकी अब हम रिवीजन करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट है वो आपकी बहुत ही लेंदी है और पेपर ओरिएंटेड है, बहुत सारा एग्ज़ाम इसमें से आता है, तो प्लीज़ ठीक है। तो सबने अच्छे से इसको यूनिट को करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमारी यूनिट रहने वाली है। मैं सब एक बार सेटिंग एंड ऑल देख रही हूँ, सब प्रॉपर है। तो अब हम बिना रुके स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बेस से। कोई भी चीज़ें है वो मैंने तुमको कहाँ से कराई है, बेस से कराई है कि कहाँ से ये चीज़ें आई है और क्या है। तो यहाँ पर बेस ऑफ मैनेजमेंट या वेरियस कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल्स, फंक्शन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पोस्ट को, ये कुछ एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये की टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हम इन टॉपिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जो मैंने लिखे हैं, हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट की जो प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस ईयर भी किए, तो उसमें आपने देखा होगा ब्रिक्स 5 फैक्टर, MBTI, हेनरी मिन्सबर्ग के रोल हैं, विसल ब्लोइंग है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं हमारे पास। BCG इस मैट्रिक्स में से तो 3 साल लगातार क्वेश्चन पूछा है। मैकिन्सी फ्रेमवर्क है, पोर्टर 5 एंड मैनी मोर, जैसे मैनेजरियल ग्रिड एंड ऑल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के मीनिंग से और इवोल्यूशन से। रिवीजन क्लास है, मैराथन है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्पीडी रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट जो है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स एंड डन थ्रू द पीपल। ये किसने कहा था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल? मैरी पॉकेट फॉलेट ने, कि हमें लोगों से, मैनेजमेंट एक कला है दूसरों से काम करवाने की, कि दूसरे आपके काम करके दे। तो ये मैरी पॉकेट फॉलेट ने बोला था। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर क्रिएट, डायरेक्ट, मेंटेन एंड ऑपरेट पर्पसिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सिस्टमेटिक, कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट्स। इवोल्यूशंस है एंड मैनेजमेंट के थॉट्स एंड वो, ये क्वेश्चन भाई HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार सीक्वेंस सेट करने के फॉर्म में नेट में पूछ लिया जाता है, स्टेट में भी। तो अर्ली कंट्रीब्यूटर्स जो थे वो अप टू 19 थे। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट आई सबसे पहले, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और या ऑपरेशनल मैनेजमेंट आई थी हमारी 16 से 14 के बीच में। फिर ह्यूमन रिलेशन, जो कि एल्टन मायो हाउथन एक्सपेरिमेंट सबको पता है, ठीक है। फिर सोशल सिस्टम अप्रोच आई और फिर डिसीजन थ्योरी। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर ह्यूमन रिलेशन, फिर सोशल सिस्टम एंड देन डिसीजन थ्योरी। ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी है। अब इसके बाद हमारा मैनेजमेंट थॉट पूछ लेते हैं। मैनेजमेंट थॉट अलग है, ठीक है, मैनेजमेंट थॉट अलग है। यहाँ पर मैनेजमेंट थॉट, ये देखो इस टाइप से अप्रोच वाला भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ जैसे मैनेजमेंट साइंस सबसे पहले, क्योंकि वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वही सेम है, बस नाम चेंज किया हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि FW टेलर ने दी थी। फिर ह्यूमन बिहेवियर, फिर सिस्टम अप्रोच और फिर कंटिजेंसी अप्रोच। जो आपकी मॉडर्न है वो कंटिजेंसी अप्रोच है। तो ये देखो सोशल सिस्टम से सिस्टम आ गई, ह्यूमन रिलेशन से बिहेवियर पे, और कंटिजेंसी अप्रोच जो आपकी डिसीजन थ्योरी वाली है। तो ये इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है। अब है मैनेजमेंट थॉट्स या मैनेजमेंट थिंकर विद थॉट्स। तो यहाँ क्लासिकल थॉट्स में साइंटिफिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ब्यूरोक्रेटिक है। साइंटिफिक के फादर कौन थे? FW टेलर थे। एडमिनिस्ट्रेटिव के मैम हेनरी फ्योल हैं। ब्यूरोक्रेटिक के मैक्स वेबर हैं।
ठीक है। नियो क्लासिकल में ह्यूमन रिलेशन है, जो बीच का पार्ट है, जो ना तो इतनी पुरानी है ना ज़्यादा मॉडर्न है, और बिहेवियरल साइंस है। ह्यूमन में इसमें एल्टन मायो है, वी ऑल नोन, वेरी फॉर्मल और वेरी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें हमारा एल्टन मायो है, जबकि बिहेवियर साइंस अप्रोच में, जो बिहेवियर साइंस अप्रोच है उसमें आपका जो थिंकर है वो चास्टर बर्नार्ड एंड ऑल, ये सब आ जाते हैं। फिर है मॉडर्न में आपका क्वांटिटेटिव है, सिस्टम है, कंटिजेंसी है, डिसीजन थ्योरी है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में आपका डिसीजन ट्री है, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ वेरियस मैनेजमेंट थॉट्स विद कॉन्ट्रीब्यूशंस है, यहाँ पर किस पर्सन ने, थिंकर्स ने, कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन रही हैं, तो क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न। एक्सप्लेनेशन है क्लासिकल मैनेजमेंट की 3 फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व है, इसमें 3 फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट है। साइंटिफिक में मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर का है। मिडवेल स्टील कंपनी जो है, बेथलेम स्टील वेल कंपनी में इन्होंने काम किया है। अदर जो है साइंटिफिक में जो टेलर की तर्ज पे चले हैं, जब हमने जो इंसेंटिव प्लान किए तब भी हमने पढ़ा था, तो गेंट, इमर्सन, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट है जो इसके में सेम चले हैं। देन उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें हेनरी फ्योल है, हु इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी, हमको सबको पता है, फ्रेंच लैंग्वेज में, और फिर बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया गया। बुक का नाम कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताना, ठीक है। जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव में बताना। ऑल्सो ये द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि हेनरी फ्योल ने कौन सी 6 एक्टिविटीज़ दी थी। तो हेनरी फ्योल ने बेटा टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल। अब इसको याद कैसे करोगे, अकाउंटिंग, मैनेजरियल, कमर्शियल, ठीक है, कि अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग के साथ में सिक्योरिटी होगी, अकाउंटिंग को मैनेज करना। अब अकाउंट क्या है, फाइनेंशियल है, किससे रिलेटेड है, कमर्शियल पर्पज से है, तो ये सब कुछ करने में टेक्निक भी लगेगी, तो टेक्निकल, इस टाइप से लिंकअप करके याद रखना। फिर उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैक्स वेबर्स है जो इसमें फेमस है, ब्यूरोक्रेटिक है, और इन्होंने स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ प्रिंसिपल्स पर इसने फोकस किया था। हमें अपर्सनल रिलेशन विद अ पेपर, अपर्सनल और पर्सनल का मतलब ये है कि हम उनके साथ अव्यक्तिगत संबंध रखेंगे, लोगों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना है, एफिशिएंसी पर फोकस था। न्यू क्लासिक में एल्टन मायो है, इन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ये पूछ लिया जाता है कि बेथलेम स्टील वर्क में किसने, मिडवेल स्टील कंपनी में किसने काम किया, तो यहाँ पर टेलर ने किया है। जब आपसे पूछा जाए वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, तो आपने एल्टन मायो का नाम लेना है। हाउथन एक्सपेरिमेंट जो कि टेलीफोन के पुर्जों से रिलेटेड था, वो किसने किया, मायो ने किया। बिहेवियर साइंस अप्रोच मेन कंट्रीब्यूटर इसमें मैस्लो है, मैकग्रेगर है, हसबर्ग है, फ्रांसिस लिकर्ट है, ठीक है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम किया था, इन्होंने अपनी लीडरशिप की प्रणाली भी दी है। ये इसमें सारे लगभग जो लीडरशिप और मोटिवेशन वाले हैं ना वो आ जाते हैं। देखो मास्लो की भी थ्योरी है, इसकी मैकग्रेगर की भी XY थ्योरी, हसबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, रॉबर्ट टेनिनबम की लीडरशिप की थ्योरी है, चेस्ट्राई बर्नार्ड होगा। तो इसमें मेनली इतना याद रखना कि मोटिवेशन और लीडरशिप वाले पर्सन जो है इसमें आ जाते हैं। फिर है मॉडर्न मैनेजमेंट, जिसमें चर्चमैन, चेस्टर बर्नार्ड मॉडर्न में भी हैं, ठीक है जी, और हर्बर्ट साइमन, ये डिसीजन थ्योरी का मेन, इन्हें फादर बोला जाता है, हर्बर्ट साइमन को डिसीजन में इनका मेन रोल है। फिर इसके बाद है आपका बेटा मॉडर्न मैनेजमेंट, ये रिपीट है। फिर उसके बाद फ्योल के 14 प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 क्वेश्चन श्योर इन एवरी एग्जाम। एवरी मीन्स एवरी, छोटे से लेके बड़ा, कॉमर्स का कोई भी एग्जाम हो उसमें ये जरूर आता है। फ्योल है जो फादर है मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी के, हेनरी फ्योल, हमको सबको पता होना चाहिए। ही इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, ही इज़ अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्होंने इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्रियल एड जनरल, ये फ्रेंच लैंग्वेज की ही बुक इन्होंने लिखी थी। और अगर हम इंडस्ट्री इसको अगर हम इंग्लिश में वो कर देते हैं तो इसकी जो सेंस है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है। वो नाम विद ईयर आप मुझे बताओगे। ही डिवाइडेड इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन 6 एक्टिविटी, वी ऑलरेडी डन विद इट, ठीक है। अब इसमें हमारा है डिवीजन, ये डी टाइपिंग एरर है, कुछ मिलेंगी आपको, इसको इग्नोर करना। फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, जिसमें है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क, कि काम को हमें क्या करना है, बांटना है, डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है, काम को बांटना है, डिवीज़न ऑफ वर्क यानी वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पर्सन की डिसाइड करनी है, ठीक है। 1 मिनट में कोई कमेंट या कोई भी डाउट है आपको साथ साथ
मैम आप इस क्लास को रिकॉर्ड की पीडीएफ डालोगे? पीडीएफ ऑलरेडी डाली हुई है, नेटवर्क वीक होने के कारण वीडियो नहीं चल रही है, बट मेरी तो चल रही है, मेरे यहाँ पर तो नेटवर्क सही है, आपके वहाँ कम होगा, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। क्विक रीजन सेशन में ये मिल जाएगी आपको। डिसिप्लिन पूरा आप काम के दौरान रखोगे। यूनिटी ऑफ कमांड रहेगी, यानी एक ही पर्सन एक टाइम पे कमांड दे सकता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान रहेगा, यानी एक टाइम पर एक ही पर्सन जो है वो हेड है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि हमारा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है हर एक किसी पर्सन का जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो एक जनरल इंटरेस्ट से मिलता हुआ होना चाहिए, उसकी ओर दोनों में सबऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बेसिकली। रेम्यूनरेशन पर्सोनल का, सेंट्रलाइजेशन, सब चीज़ें एक सेंट्रलाइज होंगी। स्केलर चेन या रैंक बैंक क्या बोलता है, जैसे ये ऐसे होता है ABCDEF, ठीक है। तो ये एक स्केलर चेन है जिसमें आपका वर्टिकली क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। अगर मुझे इससे बात करनी है तो मैं इस लेवल से इससे मिल सकती हूँ, तो इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक या स्केलर चेन। हर चीज़ें ऑर्डर से चलेंगी, कर्मांतर चलेंगी, इक्विटी रहेगी, स्टेबिलिटी है टेन्योर में, इनिशिएटिव, स्पिरिट द क्रॉप, यूनिटी स्ट्रेंथ, यूनिटी एंड टीम वर्क का मतलब ये है कि आपकी क्या रहेगी, स्पिरिट जो है, स्पिरिट द कॉप्स, यानी कि एक टीम वर्क रहेगा, एक यूनिटी स्ट्रेंथ रहेगी। ये वाला प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इसे अच्छे से कर लेना, ये सब चीज़ें ये इतनी नहीं है। अब इसके बाद आ जाता है आपका डायरेक्शन और कमांड में कन्फ्यूजन दे के पूछ लेते हैं, वन हेड वन प्लान, डायरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। गैंग प्लैंक का पूछ लेते हैं, तो ये जो है ना, ये तीन वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेकुनाज हैं जिन्होंने स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लोर किया। दो टाइप के स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नैरो स्पैन एंड वाइड स्पैन। वाइड स्पैन हॉरिजॉन्टल होता है, नैरो वर्टिकल होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो आपके क्या है कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर दो टाइप का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है, वाइड स्पैन एंड नैरो स्पैन, वी ऑलरेडी डन विद दैट, ठीक है। अब नैरो वाला जो है वो टॉल ऑर्गेनाइजेशन को और दूसरा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन को करेगा। क्लासिकल जो राइटर्स थे वो आपके बोलते थे 3 से 8 होने चाहिए सबऑर्डिनेट एज आइडियल, डिपेंडिंग ऑफ लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, कि आप उसके बाद आप मैनेजमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग देख लो कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा है, ठीक है। और हायर द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट इतने होने चाहिए, मतलब एडिकेट जो हैंडल कर सके आपका सुपीरियर। ग्रेकुनाज जो है वो भी फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, उन्होंने सजेशन दिया, एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, कि जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को फिक्स करेगा, इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोल देते हैं। ही आइडेंटिफाइड 3 टाइप ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, डायरेक्ट सिंगल, डायरेक्ट ग्रुप, क्रॉस। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अच्छे से कर लेना, कई बार डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है ये फॉर्मूला किसने दिया, कई बार ऐसे। तो देखो डायरेक्ट सिंगल तो ऐसे है कि इस पर्सन की इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो एक पर्सन है तो 3 बन गई हैं। ग्रुप इस टाइप से, ये देखो इन दोनों का ग्रुप है और ये इस पर्सन के साथ मिलकर बात करें तो ये ग्रुप बन गया पूरा, डायरेक्ट ग्रुप। क्रॉस का मतलब ये है कि यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ एक है, यहाँ एक डिपार्टमेंट का पर्सन है, यहाँ दूसरे का है, तो आपस में भी क्रॉस भी हो रहा है उनका कम्युनिकेशन, ठीक है जी। जैसे ये है, ठीक है, ए बी के साथ है, ए सी के साथ है, और ये आपस में क्रॉस भी कर रहे हैं, ये देखो क्रॉस भी कर रहे हैं, तो ये क्रॉस रिलेशनशिप है सबऑर्डिनेट्स की सुपीरियर के साथ में। फॉर्मूला क्या है, अगर डायरेक्ट सिंगल है, फॉर एग्जांपल 3 है तो 3 ही रहेगा, डायरेक्ट सिंगल का n है। डायरेक्ट ग्रुप का फॉर्मूला है 2n-1, ये वाला पूरा, और क्रॉस का है n-1, एंड टोटल का है 2n, यहाँ बाहर 2n बाय में 2 प्लस n-1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, किसने दिया, तीनों रिलेशनशिप, तीनों के फॉर्मूले आप अच्छे से समझ गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब तक आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम के क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पर हमको डिफरेंस पूछ लेते हैं, दोनों में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन देके पूछ लेंगे कि अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, इनको इसके साथ रिलेट करके
तो गुड वर्कर्स गेट द राइट बैलेंस बिटवीन दी, गुड वर्कर्स राइट बैलेंस करते हैं किसमें, अथॉरिटी में, ऑटोनॉमी में, अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी इनमें बैलेंस होना चाहिए। एंड व्हाट इज दैट, अथॉरिटी आपको जो है पावर, एक पावर प्रोवाइड करती है, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना तो ही आपको वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का राइट अथॉरिटी भी दी जाएगी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली आपकी ड्यूटीज से असाइन होती है कि आपको कोई ड्यूटीज है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगी। एंड अकाउंटेबिलिटी होती है कि फाइनली आप रिस्पॉन्सिबल, आप उत्तरदायी हैं उस चीज़ के लिए, जवाबदेही आपकी ही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बेटा 2 और 4 की होती है। जो 2 वाली है ना वो अकाउंटेबिलिटी है, वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो अल्टीमेट आपकी रहेगी। 4 वाली आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है। एक इनका ना ये देखो अथॉरिटी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ये क्वेश्चन अजर्शन रीजनिंग में पूछ लेते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल वर्कर्स, यहाँ अथॉरिटी इसके पास सबसे हाई है, नीचे ट्रांसफर होती जा रही है। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बेटा वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ऐसे 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 जा रही है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अकाउंटेबिलिटी जो है वो कैसे जाती है, इस टाइप से जाती है। अब यहाँ पर जो फीचर है पावर एंड राइट है, ऑर्डर वगैरह देने का। फीचर क्या है, लेगिटिमेसी है, डोमिनेंस है, पावर है, रैशनैलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी है, और मैनी टाइप्स हैं अथॉरिटी के। ट्रेडिशनल जो आपको काम के दौरान ट्रेडिशनल या पावर या ओनरशिप या आपने पैसा लगा दिया तो आपको मिलती थी। रैशनल मतलब आप में डिसीजन लेने की पावर है, आप समझदार हो, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, तब आपको कोई राइट दिया गया। क्रिस्मेटिक मतलब एक पर्सन में ये नहीं होता जैसे धीरू भाई अंबानी या फैमिली बिजनेस हो गया अंबानीज का, तो ये है कि इनमें बाय बर्थ या कैरिस्मेटिक ही है कि ये इस काम को अच्छे से कर लेंगे, तो अथॉरिटी वो अपने आप ले लेते हैं डोमिनेंस से। तो 3 टाइप की हमारी अथॉरिटी है, मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये तो जैसे खानदानी चलती आ रही है ट्रेडिशनल वाली। अब यहाँ पर ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट में 1 चार्ट जो है वो पूरी पिक्चर क्लियर करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 और 4, 2 वाली नॉट ट्रांसफर, दिस इज ऑपरेशनल एंड दैट कैन बी ट्रांसफर। अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी होती है, जिस पर्सन को बोल दिया जाए वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक सुपीरियर ही सब रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज सुपीरियर अपना काम सबॉर्डिनेट को दे सकता है 4 में। फिर है उसके बाद अथॉरिटी, ये कैन बी ट्रांसफर, राइट तो दे सकते हैं हम, और ये मैनेजर्स की जॉब का की है, और ये आपकी पोस्ट से, स्टेटस से बेसिकली राइज होता है। अकाउंटेबिलिटी ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम कांट बी ट्रांसफर नहीं कर सकते, दिस इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स योर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कांट ट्रांसफर इट, अराइज फ्रॉम अथॉरिटी, ये आपकी अथॉरिटी से अराइज होता है, ये आपकी अथॉरिटी से ही अराइज होता है। अगर आपको कोई राइट दिया गया है, आपको कोई काम दिया गया है तो आपको राइट दिया गया है, राइट दिया गया है तो आप उसके लिए प्रति अकाउंटेबल। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके बाद आप उसको करने का राइट है आपके पास, और फिर आप उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल भी हो, ठीक है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसफर नहीं किया जाता, अराइज फ्रॉम अथॉरिटी। अब है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी अल्टीमेट, मीन्स क्या है इसका, सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है। तो ये काम देता है, ये इसके प्रति क्या है, उत्तरदायी, अकाउंटेबल है, ठीक है। काम देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसके साथ में अथॉरिटी दी जाती है। सो सबॉर्डिनेट नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, ठीक है। ये ऑब्लाइज्ड हो गया ऑपरेशन करने के लिए, तो ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये उत्तर देने के लिए भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट द अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज रिमेन विद द सुपीरियर। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। नाउ मोटिवेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन बहुत बार हम सब ने कर रखा है, तो इसको बहुत स्पीडली करेंगे। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, एक एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डैम श्योर है 100% आता ही आता है। ओके, सो देखो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, पहले कोई अनसेटिस्फाइड नीड है, फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम क्लियर करना आपकी अनसेटिस्फाइड नीड है, फिर आपको टेंशन हुई, आपने एफर्ट अपने पढ़ना शुरू कर दिया, टेंशन धीरे धीरे रिलीज होगी जैसे जैसे आपको लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, नाउ यू आर हैप्पी, ठीक है। तो आप अब क्या हो, हैप्पी हो और आप सेटिस्फाइड नीड है आपकी। फिर उसके बाद मोटिवेशन की थ्योरी है, कंटेंट थ्योरी है, प्रोसेस थ्योरी है।
कंटेंट थ्योरी जो है वो आपकी क्या होती है, जब आपको जैसे मैस्लो की नीड हायरार्की, इसमें 5 टाइप की नीड होती है, फिजियोलॉजिकल, बेसिक नीड जो है आपकी, प्लस में सेफ्टी नीड है आपकी सेकंड नंबर पे, फिर आपकी सोशल है, फिर एस्टीम है, फिर आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें एक आपके मोटिवेशन फैक्टर है जो कि आपके काम को, आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं, एक है आपका सेटिस्फाइंग फैक्टर, वो आपके काम को इन्हांस तो नहीं करेंगे, बट अगर वो फैक्टर नहीं होंगे तो आपका जो काम है वो अफेक्ट ज़रूर होगा, ठीक है, डिससेटिस्फाई ज़रूर करते हैं। ये आपको अनुरक्षक तत्व इन्हें बोलते हैं, ये वाले होते हैं जैसे वर्किंग कंडीशन एंड ऑल। फिर मैग्रेगर एक्स वाई थ्योरी अच्छी होती है, एक्स अच्छे नहीं होते। वाई वाले जो है वो रिकॉग्निशन, मोटिवेशन, सेल्फ अचीवर, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। एक्स वाले इग्नोर करते हैं, लेजी होते हैं। अचीवमेंट थ्योरी, इसमें एफिलिएशन, अचीवमेंट एंड पावर है। फिर अल्डरफर ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, क्योंकि ये डिटेल में बहुत बार हमने जब कंटेंट किया करा चुकी है, इसलिए बहुत जल्दी से करा रही हूँ इसको मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम यही करने लग गए तो पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। विलियम ओची जेड, ये जापानीज इकोनॉमी पर बेस्ड है, इसलिए एक ही चार्ट में सब समझा रही हूँ, और यहाँ पर कोऑपरेशन पर, टीम वर्क पर, ठीक है, फोकस किया जाता है। मायो मोटिवेशनल थ्योरी, यानी एल्टन मायो की जो थ्योरी है ह्यूमन रिलेशन पे बेस्ड है। गोल सेटिंग थ्योरी वही बोल रही है कि आपका एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए यू डू एफर्ट एंड एट लास्ट यू अचीव दैट गोल। एडम्स इक्विटी थ्योरी बोलती है कि आपके अगर इनपुट आपके आउटपुट के बराबर है, दैट मीन्स आप इक्वल सेटिस्फैक्शन गेन कर रहे हो, ज़्यादा है तो आप हाईली सेटिस्फाइड हो, और आपके कम है, ठीक है, सॉरी, अगर आपके इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो आप डिससेटिस्फाइड हो, और आपके इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है तो आप हाईली सेटिस्फाइड हो। पोर्टर-लार्लर मॉडल आपका व्रूम एक्सपेक्टेंसी और इक्विटी थ्योरी का मिक्सचर है। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपकी क्या बोलती है, वैलेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी। BF स्किनर रीइंफोर्समेंट थ्योरी, अगर किसी काम को करने से जो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, देन यू डू अगेन एंड अगेन दैट वर्क एंड यू गेट मोटिवेटेड फ्रॉम दैट। ठीक है जी, तो ये हमारा मोटिवेशन की सारी थ्योरी है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। जैसे ये हमारा पोर्टर-लार्लर का जो मॉडल है, ये मॉडल मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये देखो, ये आपका वैल्यू ऑफ रिवार्ड है या वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल आपका एस्टेट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये क्लियर होना, फिर उसके बाद परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड। अब आप देखते हो कि अगर एग्जाम क्लियर होगा तो मैं पीजीटी दे सकूंगा, मैं टीचर लगूंगा, तो आप क्या कर रहे हो, एफर्ट और रिवॉर्ड में, ठीक है, परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, आप देख रहे हो कि कितने एफर्ट करने पड़ेंगे इस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए, फिर आप एफर्ट कर रहे हो। अब आपकी ट्रेड्स, आप में गुण, आपका हार्डवर्क, आपकी समझने की शक्ति, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। फिर प्लस में आपकी जिम्मेवारियाँ और ये सब, आपका स्टेटस, आपका रोल, ठीक है। तो ये हमारी विक्टर व्रूम की थ्योरी है, दो थ्योरी का मिक्सचर है, ये व्रूम की थ्योरी है। फिर इससे आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। आपको 2 टाइप के रिवॉर्ड मिलते हैं, इंट्रिंसिक, आप मोटिवेशन होते हो, आप अचीवमेंट हासिल करते हो, और एक्सट्रिंसिक। अगर आपके एफर्ट और आपके रिवॉर्ड्स में इक्वलाइजेशन है तो परसीव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड्स। अगर नहीं है, ठीक है, नहीं है, दैट मीन्स यू कांट सेटिस्फाई, और अगर दोनों में है तो आप सेटिस्फाई हो रहे हो, तो यहाँ आपकी इक्विटी थ्योरी यूज हो रही है। तो इसीलिए ये मिक्सचर है व्रूम एंड एडम्स की इक्विटी थ्योरी का। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? ओके जी, तो अब हमारा है नेक्स्ट लीडरशिप थ्योरीज। लीडरशिप थ्योरीज तो लीडरशिप थ्योरी हमारी क्या बोलती है, लीडरशिप की कितनी थ्योरी है पहले तो, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारी लीडरशिप की, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये टोटल इतनी सारी थ्योरी है लीडरशिप की, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये देखो 21-22 थ्योरी है, जिसमें से इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। हाफ लाइफ साइकिल थ्योरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ट्रांजैक्शनल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशनल इंपॉर्टेंट है, आपकी हर्से ब्लैंचार्ड की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपकी ट्राई डायमेंशनल ग्रिड इंपॉर्टेंट है। तो हम सिर्फ यही इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे मैराथन में, क्योंकि डिटेल वाइज ये मैंने बहुत बार आपको करा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी समझ लो पहले। ट्रांजैक्शनल वो होती है जो डे टू डे काम से रिलेटेड है, इतना इन्वॉल्व नहीं होता लीडर, जबकि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें लीडर सबॉर्डिनेट के प्रति चिंतित रहता है, पूरा ट्रांसफॉर्म करके छोड़ता है, मतलब पूरा उसको हाईली
मोटिवेटेड रखता है, हाईली इन्वॉल्व रहता है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, ठीक है। ये हमारी किसने दी थी, ये बर्न्स ने दी थी, बर्न ने, और ये हमारी दी थी एडम ने, ठीक है। ऐसे करोगे। अब ये जो है आपकी हर्से ब्लैंचार्ड और हाफ लाइफ साइकिल वाली, ये मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। बाकी बेसिक जो थ्योरी है, ट्रेट एंड ऑल, ये क्रेस्मेटिक, ये सब आपने बहुत पहले से पढ़ भी रखे और हमने डिटेल में बहुत अच्छे से की हुई है ना। चलो अब है ना, इतना ध्यान रखना कि लीडरशिप में जितनी भी आपकी मैट्रिक्स बनेंगी ना, वो दो चीज़ें हैं। लीडर जो है वो क्या आपका वर्क ओरिएंटेड है, सिर्फ प्रोडक्शन के लिए कंसर्न है, या वो पीपल ओरिएंटेड है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हमारा वर्क ओरिएंटेड है या लोगों के लिए कंसर्न है, तो ये दो चीज़ें हैं। तो लीडरशिप का हमारे इस टाइप से रोल होता है मेन। तो अब आपको ऐसे मिलेगा कि एक ऐसा लीडर है जो कि पीपल ओरिएंटेड भी है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी है, दोनों में हाई है। एक ऐसा है जो सिर्फ पीपल ओरिएंटेड है, वर्क में नहीं है, ये अलग से कर देती हूँ, ठीक है। पीपल ओरिएंटेड है, वर्क में नहीं है। एक ऐसा मिलेगा जो कि वर्क ओरिएंटेड है, लोगों के साथ मतलब नहीं रखता, और एक जो दोनों में ही लो है, तो ये बहुत हाई है, ये बहुत लो है, ठीक है। इस टाइप से ये जो मैट्रिक्स है ये माइंड में रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं ये 5-6 जो है आपके इम्पोर्टेंट हम यही डिस्कस करेंगे। मिशिगन स्टडीज़ जो है, मैनेजरियल ग्रिड है, ब्लैक एंड माउंटेन ने दिया था, 2 इनके डायमेंशन है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल, कि एक ऐसा लीडर जो सिर्फ काम करता है और जो सिर्फ लोगों के लिए कंसर्न है। तो देखो ये मैट्रिक्स है, ये इसने ग्राफ बनाया है 9 तक का। यहाँ पर एक ऐसा लीडर है जो दोनों में लो है, ना तो लोगों की चिंता कर रहा है ना प्रोडक्शन की, तो ये इम्प्रोवाइज्ड है। एक ऐसा लीडर है जो कि टास्क ओरिएंटेड है, काम मतलब प्रोडक्शन के लिए, तो वो अथॉरिटेरियन है। एक जो दोनों को बैलेंस बना के चल रहा है वो मिडल रोड है। जो पीपल के साथ ज़्यादा काम में कम है, तो वो कंट्री क्लब, यानी कि वो एक क्लब टाइप से एक टीम अप्रोच उसको क्लब को फॉलो कर रहा है। जबकि जो दोनों में हाई है वो एक टीम अप्रोच को कर रहा है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है जी। चलो करते हैं अब आगे हमारी नेक्स्ट। यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट थ्योरी, लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ हर्से ब्लैंचार्ड। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। ये आपको 4 याद रखनी है, टेलिंग, सेलिंग, और आपकी नेक्स्ट है टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, ये 2 हैं। और अब यहाँ पर ये दी किसने थी, ये हर्से और ब्लैंचार्ड ने दी थी। कैसे इसको याद रखोगे, ट्रिक क्या, इन सभी थ्योरीज की बाय ईयर एंड बाय किस पर्सन ने दी, मैंने ट्रिक से सब चीज़ें तुमको डिटेल में करवा रखी हैं। कभी हंस के कभी बच के, लाइफ साइकिल की तरह चलती रहती है। हर्से ब्लैंचार्ड या लाइफ साइकिल थ्योरी कभी हंस के कभी बच के, हमारी जो लाइफ है वो एज अ साइकिल जैसे चलती है वैसे चलती रहती है। तो याद हो जाएगी लाइफ साइकिल थ्योरी मैम हर्से ब्लैंचार्ड ने दी है, क्योंकि पेपर में हर्से ब्लैंचार्ड थ्योरी नहीं आएगा, लाइफ साइकिल थ्योरी आता है। तो दिस थ्योरी given by Hersey and Blanchard, also called Hersey-Blanchard situational theory of life cycle theory। कंटेंट क्या है, 2 डायमेंशन इन दिस थ्योरी। इसमें तो है एक टास्क बिहेवियर है, एक रिलेशनशिप बिहेवियर है। लेवल ऑफ मेच्योरिटी है, डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशन आपको कितनी मिली है, विलिंगनेस टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप कितने विलिंग हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। 1969 में ये थ्योरी आई थी। और एबिलिटी और अमाउंट ऑफ एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस, कि आपको कितना एजुकेटेड हो, आप कितना आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, और आप विलिंग हो या नहीं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। और डिग्री ऑफ अचीवमेंट क्या है, तो ये आपकी मैच्योरिटी डिसाइड करेगी कि आपने कितना अचीव किया है, आप कितने विलिंग हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। लीडरशिप जो स्टाइल है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी चलता है हमारा। तो वो लीडर जो क्या है, हाई टास्क है लेकिन लो है रिलेशनशिप में। 4 आपको बताए थे ना, टास्क में तो हाई है, रिलेशनशिप में लो है, तो इसको टेलिंग बोलेंगे। सेलिंग बोलेंगे जो दोनों में ही हाई है। और जो आपका पार्टिसिपेटिंग है वो क्या है बेटा, जो कि टास्क में तो लो है, लो टास्क है बट हाई इन रिलेशन, हाई रिलेशन। एंड डेलीगेटिंग जो कि दोनों में ही लो है, टास्क में भी रिलेशन में भी। टास्क बोले तो काम। आई होप अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर आपको। फिर उसके बाद है हमारा लास्ट
ये रहा, यहाँ पर ये आपका जो है ग्रिड है ट्राई डायमेंशनल ग्रिड, जो कि आपका रेडिन ने दिया था, ठीक है, रेडिन ने 3 डायमेंशनल, तो इसमें भी डी आता है, इसको 3D बोलते हैं, और ये ट्राई डायमेंशनल भी है, तो ऐसे याद रहेगा, ये डी और है ना जो, ठीक है, इसको हम 3D इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने क्या कहा, 3 डायमेंशन दे दिए। पहले हम सिर्फ ये चल रहे थे एक लीडर जो टास्क को फॉलो कर रहा है, जो रिलेशन को, अब वो भी लीडर है जो टास्क, रिलेशन और इफेक्टिवनेस को फोकस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 स्टाइल हैं, बेसिक स्टाइल, लेस इफेक्टिव और मोर इफेक्टिव। बेसिक स्टाइल है वो है जिसमें रिलेटेड, सेपरेटेड, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड है। लेस इफेक्टिव जो मिजनरी, डेजर्टर, कॉम्प्रोमाइज, ऑटोक्रेटिक है। मोर इफेक्टिव जो डेवलपर, ब्यूरोक्रेटिक, एग्जीक्यूटिव, बिनोवलेंट, ऑटोक्रेटिक है। मैम ये तो आपने हमें बता दिया, बट हम इतने सारे याद कैसे रखें? आप याद रखोगे, बस आपने माइंड में ये इमेज बनानी है। आपने पहले रिलेशन हाई है, फिर दोनों लो है, फिर दोनों हाई है, दोनों लो है, दोनों हाई है, रिलेशन हाई है, यहाँ टास्क हाई है। बस ये इमेज जो है, ये वाला जो है, ये सेट करना है कि पहले रिलेशन हाई है, दोनों लो है, दोनों हाई है, फिर टास्क हाई है, ठीक है। और फिर मैंने अब इसकी ट्रिक बना दी है। रसीद जो आपका बेसिक स्टाइल है, रिलेटेड, सेपरेटेड, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड। मडका जो आपका मिजनरी, डेजर्टर, कॉम्प्रोमाइजर, ऑटोक्रेटिक है। एंड डबेब जो आपका मोर इफेक्टिव है, डेवलपर, ब्यूरोक्रेटिक, एग्जीक्यूटिव, बिनोवलेंट, ऑटोक्रेटिक। क्लियर हो गई यहाँ पर हमारी बात। अब है टीम बिल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। बाकी देखो ये मैराथन है, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, मीनिंग, फीचर, ये सब हम पहले कर चुके हैं, टाइप ऑफ टीम एंड ऑल। फसनपा ये एक कोड है, और ये हर एक एग्जाम, अभी HPSC हुआ उसमें ये पूछ लिया गया, ठीक है। ये एचटेट में बहुत बार आपने देखा होगा। तो इसकी स्टेजेस बेटा करते हैं, और मैं अच्छे से आपको यहाँ पर सारा समझा भी देती हूँ। देखो फसनपा में है फॉर्मिंग, यानी कि यहाँ पर आपकी टीम जो है वो फॉर्म होने लग जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट से। मान लो मैंने, या अलग अलग जगह से मैंने 5 बंदों की एक टीम बना दी कि आपको ये मिलकर काम करना है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, मैंने ये टीम बना दी कि अलग अलग डिपार्टमेंट से इन बंदों को ये काम करना है। फिर उसके बाद जब वो अलग अलग जगह से आए तो उनका क्या हुआ, उनके विचार आपस में नहीं मिले, जाहिर सी बात है, स्टॉर्म आना था, स्टॉर्मिंग हुई। फिर उसके बाद मैंने कुछ रूल रेगुलेशंस डिसाइड किए जो उसको उस काम में बांध कर रख रही थी उन पर्सन्स को, ठीक है। इसमें हम रूल्स, गाइडलाइंस, रेगुलेशंस, नॉर्मिंग, ठीक है, नॉर्मिंग, फसनपा। फिर उसके बाद अब उन्होंने रूल में बंद कर, अब उन्होंने अपनी जो काम है वो करना स्टार्ट कर दिया। स्टॉर्मिंग की स्टेज समाप्त हो गई, परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, परफॉर्मिंग, एडजरिंग। अब जब उनकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट आया है, उनको अचीवमेंट मिली है, तो ये हमारा क्या है, फसनपा, ठीक है। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजरिंग। क्लियर हो गई बात यहाँ हमारी, ठीक है जी। ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ तुम्हें। अब इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस की कॉन्सेप्ट है। ये एक क्वेश्चन है जो शायद 2018 या 2020 के स्टेट में है। 3 टाइप का जस्टिस ने बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल और इंटरेक्शनल। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में अचीवमेंट है तो वो सब लोगों के जो है काम करने का परिणाम है, तो उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस। तो ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस की, ये इस टाइप से पूछी गई थी। आई गोट द पे रेज आई डिजर्व, जो मैं डिजर्व करता हूँ वही मुझे मिली है। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या है, आई थिंक दिस इज अ फेयर प्लेस ऑफ वर्क। भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो आपको सही लग रहा है, जस्टिस है आपका। आई वॉज गिवन अ रेज विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई आई वॉज गिवन, यानी प्रोसीजर, परसीव फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। आपको प्रोसेस जो है वो फेयर लगी। यूज टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स। इंटरेक्शनल जस्टिस क्या है, परसीव डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड विद डिग्निटी, कंसर्न एंड रिस्पेक्ट। ये क्या है, इंटरेक्शनल जस्टिस है। इंटरेक्शन है कि परसीव डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड विद डिग्निटी, कंसर्न और रिस्पेक्ट। ये एक ऐसे परसीव डिग्री है जिसमें आप एक इंडिविजुअल को डिग्निटी, कंसर्न और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहे हो। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिर इसके बाद है हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी इनहेरेंट है, पॉजिटिव ह्यूमन टेंडेंसी जो है हमें ग्रोथ की ओर लेकर जाती है।
3 कोर नीड पर ये फोकस ली है। कौन कौन सी? ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस, कि हमारी जो कॉम्पिटेंसी है और अगर हमें ऑटोनॉमी दी जाती है, रिलेटेडनेस, ये 3 जो फैक्टर हैं उस पर ये फुलफिल्ड है। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि पीपल आर एबल टू बिकम सेल्फ डिटरमाइंड, कि अगर जो लोग हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाती है और वो योग्य हैं और वो सोशल भी हैं तो वो सब कुछ खुद डिसाइड कर सकते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेट होते हैं। नीड फॉर कॉम्पिटेंसी, कनेक्शन एंड ऑटोनॉमी, तो कनेक्शन रिलेटेडनेस से ही करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर इसने कहा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ये 3 फैक्टर को सजेस्ट करती है मोटिवेशन होने के लिए, कि इननेट और यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए ऑटोनॉमी है, कॉम्पिटेंस है और रिलेटेडनेस है। तो ठीक है जी, ये देखो 3 बेसिक नीड है, इसमें कर लोगे यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट है इसके बाद हमारा मैट्रिक्स स्टार्ट हो चुकी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वी कांट इग्नोर दैट। और ये मैट्रिक्स मैंने बहुत बार बता चुकी है। फर्स्ट है हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये दी थी। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारा इंटरनल होते हैं, ये लास्ट टेस्ट में पूछा भी गया है। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमें जो बाधा पहुँचाता है, ये हमें अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइड है। फिर उसके बाद है अपॉर्चुनिटी, यानी आपको ये एक दोनों एक्सटर्नल है, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई स्कीम, कोई ऐसा जो आपके बिजनेस का स्कोप बढ़ा दे, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये क्या है? बैरियर है, एक्सटर्नल बैरियर है, आपके बिजनेस को रोकेगा। ठीक है, कर लोगे इसको। फिर है बीसीजी मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप भी बोल देते हैं उसको, बीसीजी एनालिसिस, बी बॉक्स भी बोलते हैं, बीसीजी मैट्रिक्स, बोस्टन बॉक्स भी बोल देते हैं, पोर्टफोलियो डायग्राम भी बोल देते हैं। ये बेटा 1970 में आई थी, जबकि इसकी जो स्वोट था वो 1960 में आया था। ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी बता देती हूँ। मार्केट शेयर आपका यहाँ है, यहाँ मार्केट शेयर है, यहाँ मार्केट ग्रोथ रेट है। जहाँ ग्रोथ रेट हाई है और शेयर कम है, ये एक पूरा बड़ा मार्केट है। ठीक है, अब इसका ये पार्ट है, इसको शेयर इतना मिल रहा है लेकिन इसमें ग्रोथ, इसमें कैपेबिलिटी है, तो जाए कहाँ, करे क्या, तो इस पे क्वेश्चन मार्क है। ये जो दोनों में ही लो है तो ये डॉग से कंपैरिजन किया है, जो दोनों में हाई है उसकी स्टार से कंपैरिजन किया है। कैश काउ क्या है? कैश काउ वो है जो पूरे बड़े मार्केट का पूरा शेयर ले ही बैठी है, हालांकि इसका ग्रोथ ना हो लेकिन मार्केट शेयर तो बहुत ज़्यादा है, सब लोग परचेज तो इसी से ही कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक हमारी दुधारू गाय या कैश काउ है, वेल्थ पोजीशन इसकी अच्छी है, ये देख लो। ठीक है जी, तो कर लोगे इसको। नेक्स्ट है आपकी, ये पूछ लिया जाता है कि आपकी जो जर्निक स्ट्रेटजी है उसमें एक डिफरेंशिएशन है, एक कॉस्ट लीडरशिप है और एक फोकस है। तो ये क्या है? इसने कहा कि एक जो स्कोप है मार्केट का और ये यहाँ पर हाई है या लो है। ठीक है, तो यहाँ पर और कंसंट्रेट कैसी है? तो अगर नैरो स्कोप है और कॉस्ट पे है तो कॉस्ट फोकस हो जाएगी, और अगर ब्रॉड है तो कॉस्ट में ही, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो चीपर कॉस्ट का फायदा उठाकर गेन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं तो मार्केट गेन करते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन है ब्रॉड में, और यहाँ डिफरेंशिएशन फोकस। तो अगर ब्रॉडली देखो तो 3 होगी ना स्ट्रेटजी, फोकस प्लस डिफरेंशिएशन प्लस कॉस्ट। अब कई इसको लीडरशिप भी साथ में कराएंगे तो वो गलती नहीं करनी है एग्जाम में। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कि यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। तो यहाँ मार्केट स्कोप है और यहाँ आपका एडवांटेज है कि आप कॉस्ट में एडवांटेज हो या आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। ये आपकी जर्निक बिजनेस स्ट्रेटजी माइकल ई पोर्टर ने दी थी। ठीक है जी, कर लोगे इसको अच्छे से। अब ये है जी 9 सेल मैट्रिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ 2 हैं, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अट्रैक्टिवनेस है। वहाँ स्कोप था मार्केट का, यहाँ इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस हाई लो मीडियम है, वहाँ हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, यहाँ बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो इसने कहा कि जब हमारी हाई है, ये ऐसे याद रखना, स्ट्रॉन्ग एवरेज वीक है हमारी स्ट्रेंथ, अट्रैक्टिवनेस हाई मीडियम लो है, ये तीनों ग्रीन है, कर चलते रहो। जब आपका ये मिल रहे हैं, ये होल्ड रुक जाओ, और जब आप इस सिचुएशन पे हो गए हो कि आपकी स्ट्रेंथ वीक है और मीडियम अट्रैक्टिवनेस है या लो है, तो आप क्या कर दो? बंद कर दो यूनिट्स को। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? ओके जी, ये कर दोगे तुम। इसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 आपके हार्ड एस है, 3 आपके सॉफ्ट एस है। 4 हार्ड एस कौन से है? स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज। ठीक है, और 3 सॉफ्ट कौन से हैं? स्किल, स्टाफ एंड स्टाइल। स्किल, स्टाफ, स्टाइल, शेयर वैल्यू, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम।
ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलिप कोटलर की 9 प्राइस क्वालिटी है। अब देखो इसमें हाई प्राइस, लो प्राइस, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी। इसने कहा जहां आपकी हाई प्राइस है और हाई क्वालिटी है, मीन्स आप प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहे हो, यहाँ आपका मीडियम प्राइस है और हाई क्वालिटी है, मीन्स अच्छी वैल्यू दी रही है। यहाँ आपका जो मीडियम क्वालिटी है और हाई प्राइस है, मीन्स आप ओवर चार्ज कर रहे हो। ठीक है, अब इस पे आओ कि हाई क्वालिटी है और लो प्राइस है, तो मीन्स मौज कर दी, सुपर वैल्यू है। ठीक है, जब आपका मीडियम प्राइस है और मीडियम ही क्वालिटी है तो मिड वैल्यू है। जब आपका प्राइस तो हाई है लेकिन क्वालिटी लो है तो गलत कर रहे हो भाई साहब, रिप ऑफ। ठीक है, और जब मीडियम है प्राइस और लो क्वालिटी है तो फॉल्स इकोनॉमी, और लो प्राइस में लो क्वालिटी इज इकोनॉमी, और जब लो प्राइस में मीडियम है तो गुड वैल्यू। क्लियर होगी बात? तो ऐसे इसको याद रखना है आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन रोल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी मिंट्सबर्ग के डिसीजन रोल्स हैं। ठीक है, पहली बात ये कब कहाँ कैसे आई, तो मिंट्सबर्ग ने एक बुक दी थी, आवर स्ट्रेंज मिंट्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट इनसाइड और स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मिंट्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट इनसाइड और स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1990 में। क्यों मैं गौर कर रही हूँ बुक और डेफिनेशन पर, एस्ट्रेट में इसमें से एक एक क्वेश्चन आ जाता है इस वजह से। ठीक है, इसमें इन्होंने हमको दिए थे कितने भाई, हमको इन्होंने एक चार्ट के थ्रू बताते हैं आपको। इन्होंने हमको दिए बेसिकली 3 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड किया, फिर उसके बाद इन्होंने टोटल हमें रोल दिए थे 10, 3, 3 और 4। तो इंटरपर्सनल वो पर्सन है, इंटरपर्सनल रोल होते हैं कि हमें कम्युनिकेशन करना होता है, बात करनी होती है डिपार्टमेंट में, इंफॉर्मेशन जो सूचना प्रदान करने का है, और थर्ड होता है डिसीजन मेकिंग का रोल। तो यहाँ पर इंटरपर्सनल जो पर्सन हेड है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑफिशियल सोशल ड्यूटीज़ के लिए, ऑफिशियल और सोशल ड्यूटीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो फिगर हेड हैं, जो हेड है, लीडर जो इंस्पायर करता है उसको भी इंटरपर्सनल बात करनी पड़ती है, और लेजन जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है वेरियस डिपार्टमेंट के साथ में, और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशनल जो डिसैमिनेटर है, मीन्स कम्युनिकेशन टू द टीम मेंबर, स्पोक्स पर्सन जो एक्सटर्नल पार्टी जैसे मीडिया प्रमोशन वगैरह के साथ में बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, मोनिटर जो आपके काम को ऑब्टेन करेगा। ठीक है जी, फिर इसके बाद है हमारा ये रहा हमारा डिसीजन रोल। एंटरप्रेन्योर्स को डिसीजन लेने पड़ते हैं, रिस्क उठाना पड़ता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर को भी, रिसोर्स एलोकेटर्स को भी, किस डिपार्टमेंट में कितना किया जाए, ऑप्टिमम यूज़ किया जाए, और जो नेगोशिएटर होता है जो नेगोशिएशन की प्रोसेस कराता है। ठीक है, दोनों पार्टी 1 में और पार्टी बी में जो नेगोशिएटर की प्रोसेस कराता है वो भी। इसके बाद आपका MBTI, तो MBTI का पूरा पोर्शन मैंने YouTube पर पूरा आपको अच्छे से करवा रखा है, बहुत बेहतरीन, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और जो कोर्स वाले उनको तो अच्छे से हो ही रहा है। फिर भी एक बार ब्रॉडली डिफाइन कर देती हूँ। 2 ये फादर डॉटर थे, इन्होंने क्या किया था, जैसे ओशियन जो है हमारा ब्रिक्स 5 फैक्टर के साथ में MBTI के एक थ्योरी है, वो दोनों की मियर्स करती हुई निकाली थी, जिसमें 16 इन्होंने स्टाइल दिए थे हमारे। ठीक है, ये है सब इसका। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, ये देखो ये सब ये 16 स्टाइल इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, और ब्रिक्स 5 फैक्टर थ्योरी है, इससे मिलती जुलती है, जिसमें ये हमको 5 स्टाइल है कि कुछ पर्सन है वो पर्सनैलिटी की थ्योरी है ये बेसिकली। तो कुछ पर्सन जो ओपननेस है, जो कंसाइंट है, एक्सट्रोवर्जन होते हैं, एग्रीएबलनेस है, न्यूरोटिसिज्म है। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन इज मेन इंपॉर्टेंट, विसल ब्लोअर। तो ये क्या है, जब कुछ भी फॉल होता है, कुछ भी गलत होता है तो हम विसल बजाते हैं, इतना याद रखना। यानी कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ को जो इन्फॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये देखो सीटी बजा रहे हैं ना, विसल ब्लोअर उसको हम बोलते हैं कि ये हमें कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो बताते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछ लेते हैं। अब ये पावर का बहुत बार पूछते हैं, तो हमारी पावर जो है क्वेश्चन आता है यहाँ से, फॉर्मल पावर भी है, पर्सनल। सारी जो आपको क्लास मिलेगी वो पूरी की पूरी मैराथन एग्जाम ओरिएंटेड और क्वेश्चन ओरिएंटेड मिलेगी। कुछ भी इसमें आपका ये नहीं है कि टाइम वेस्ट होगा, बहुत फ्रूटफुल।
फॉर्मल और पर्सनल। तो फॉर्मल में कोर्सिव पावर है, रिवॉर्ड पावर है, लेजिटिमेट है, यानी कि जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, किसी को डोमिनेट करके, किसी को डरा धमका के वो कर रहे हो, ये रिवॉर्ड पावर। आप किसी को प्रेज कर रहे हो, ये आप अपने जो पोजीशन है, जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। पर्सनल में आप एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में, तो तब लोग आपसे राय मांगने आते हैं। और रेफरेंट मतलब आपका रेफरेंस देते हैं, आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते हैं, इसलिए आपका जो रेफरेंस है वो दिया जाता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? ठीक है, ये देख लो, ये सब है आपका। ठीक है, हाँ, इसके बाद है ये सभी है, देन है आपका, बस आज इतना ही करेंगे। और कोई भी डाउट है इतने में यहाँ तक तो प्लीज़ आस्क। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, टोटल 3 पार्ट में ये पूरी मैराथन रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है बिजनेस मैनेजमेंट इज़ अ नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट। तो बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद योर स्टडी। कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन और इन द लाइव क्लासेज एनीवेयर और टेलीग्राम ग्रुप। जहाँ भी आपको डाउट आता है यू कैन आस्क फ्रीली। तो देखो, इसके बाद जो है आपका ये डिसीजन मेकिंग का रह गया है पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी ग्रुप डायनामिक्स और ये सब, यानी कम्युनिकेशन जो ओबी का पार्ट है ना, पर्सनैलिटी और ये सब, तो ये रह गया है आपका ओबी का पार्ट। और आपकी मेच्योरिटी और कुर्ट 11 की थ्योरी, ये वाला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, ये रह चुका है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसको हम नेक्स्ट में करेंगे। आई होप जितना समझाया है समझ में आया है। कोई डाउट है फिर भी आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग। तो क्लास यहाँ ओवर होती है, कोई भी आप लोगों के डाउट है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद योर स्टडी। ओके, सो थैंक यू सो मच।